हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पहुंच चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 45 पे। अगर आपने इसे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, जिससे आगे की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑल्दो हम आगे छोटा सा रिकैप करने वाले हैं। वैसे वीडियो के लास्ट में हम कुछ जरूरी बातें करते हैं जिसमें आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में भी चीजें मालूम पड़ती हैं। अगर आप उसे जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के लास्ट पार्ट को स्किप मत किया करो। चलो हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। बात ऐसी होती है कि जब जियान और ओल्ड वांग उस मेडिसिन शॉप के 3rd फ्लोर पे गए हुए थे, जिस 3 फ्लेम फ्लावर को ओल्ड वांग जियान को दे रहे थे, उससे पीछे खड़ा एक बंदा डिमांड करता है। इसने काफी एक्सपेंसिव कपड़े पहने होते हैं, लेकिन इससे पहले और भी रौब दिखा पाता। ओल्ड वांग की फ्यूरी इरप्ट होती है। अच्छी बात है कि इतने में ही इस पिल शॉप का स्टूवर्ड आके ओल्ड वांग को रोक लेता है। वो जियान और ओल्ड वांग से रिक्वेस्ट करता है कि दोनों लोग शांत हो जाएं, इस मामले को अच्छे से सॉल्व करेगा। फिर वो स्टूवर्ड उस नौजवान को जियान और ओल्ड वांग की आइडेंटिटी के बारे में बताता है, और ओल्ड वांग की ओर से वो बंदा भी समझ गया था कि ओल्ड वांग एक 5 स्टार दूधी एक्सपर्ट है। वहीं पे जियान एक 2 स्टार दो एम्पर एल्केमिस्ट है। इस वजह से उसकी खड़िया खड़ी हो गई थी। वो जानता था कि ओपनली वो ओल्ड वांग और जियान को ऑफेंड नहीं कर सकता है। इस वजह से कंपनसेशन के रूप में उसने जियान को 1 मिलियन कॉइन्स और एक सोल वार्मिंग जेट दिया था। ये चीज सोल पावर को रिकवर करने में हेल्प करती है। अगर पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हो तो पिछले एपिसोड को रेफर कर सकते हो। फिर आगे जियान अपने रेजिडेंट पे वापस लौटा था। उसकी मुलाकात यूरू से होती है, लेकिन जो आगे चीजें हुई थी, स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग मोड़ पकड़ रही थी, क्योंकि जब जियान अपने कमरे में जाके आराम करने वाला था, एक ब्लैक ऑरा उसे टेलीपोर्ट कर देता है। अब जियान पहुंच चुका होता है एक अंधेरी सी जगह पे। यहाँ पे उस जैसे और कई नौजवान को किडनैप किया गया था और इन्हें लाया जाता है कोल्ड पूल के सामने, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे ठंडा तालाब। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि इस जगह पे जियान को वो म्यूफैंग भी मिलता है, जिससे जियान मार्केट में मिल चुका था। म्यूफैंग जियान को सिग्नल भेजता है कि वो कुछ समय के बाद जियान की यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, और चीजें कुछ ऐसे ही होती भी हैं। जब वो गोस्ट क्रीचर्स इस हॉल से चले जाते हैं, तब म्यूफैंग अपने और जियान के ऊपर इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे दोनों ही इल्यूजरी हो गए थे, यानी कि इन दोनों को छिपने में काफी आसानी होगी। फिर ये दोनों मिलकर उस ठंडे तालाब यानी कि कोल्ड पॉन्ड की इंस्पेक्शन करने लगे थे। इस कोल्ड पूल के बॉटम में एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी सप्रेस्ड होती है। इसे एक जेट टेलिस्मैन से सील किया गया था, लेकिन कई सालों की गुजर जाने की वजह से अब वो सील क्रैक होने लगी है, और उस सील से जिस गोस्ट क्रीचर को सील किया गया है वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा रहा है। इसका अंजाम क्या होने वाला है ये हमें बताएगी आगे की स्टोरी, लेकिन हम इस एपिसोड को यहीं से शुरू करते हैं। अभी जियान और म्यूफंग इस कोल्ड पूल के बगल में खड़े हुए थे। म्यूफंग एक एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है, अगर ये चीज इस कोल्ड पूल से बाहर आ जाती है तो सबके लिए काफी ज्यादा बड़ी परेशानी बन जाएगी, क्यों ना हम इसे यहीं पे सॉल्व कर दें। ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। भले म्यूफंग से 2 बार मिल चुका हो, तब भी जियान एकदम सतर्क रहता है। वो जानता था कि म्यूफंग भी उसकी तरह यहाँ पे 9 सुपर सेक्स को ज्वाइन करने के लिए आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जियान उस पर शक नहीं करेगा। खासकर इस अजीब से तालाब को देख के म्यूफंग की आंखों में जो एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है वो उसे और भी बड़ा सस्पेक्ट बनाती है। शायद म्यूफंग का एक हिडन एजेंडा है। जियान की बात सुन के म्यूफंग के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लगती है। वो जियान को डांटते हुए बोलता है, तुम आखिर इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम जरूरत आने पे मुझे अपनी पीठ दिखा रहे हो। अगर इस कोल्ड पॉन्ड से वो क्रीचर बाहर आ जाता है तो ऊपर सतह पे की जिंदगियां खतरे में आ जाएंगी। जब म्यूफंग बच्चों की तरह जियान को डांटने लगा था, जियान को भी लगता है कि वो गलत कर रहा है। आखिरकार म्यूफंग ने उस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे छिपने में हेल्प करी है। इस वजह से म्यूफंग को डायरेक्टली रिजेक्ट करना ये जियान को भी अच्छा नहीं लगता। बस बात ऐसी है कि म्यूफंग की आंखों को देख के जियान को ऐसा लगता है कि उसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पता है। जियान हिचकिचाते हुए बोलता है, क्या तुम श्योर हो? आफ्टर ऑल अपनी परसेप्शन का इस्तेमाल करने के बाद भी जियान इस तालाब के नीचे के क्रीचर के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहा। मोस्ट लाइकली जिस एंटिटी को सील किया गया है वो जियान की कल्टीवेशन से कई गुना पावरफुल है, और उसे छेड़छाड़ करना इसके बदले में जियान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फाइनली म्यूफंग भी हेस्टेट करते हुए बोलता है, मैं भी श्योर नहीं हूँ। म्यूफंग जानता था कि मामला कितना ज्यादा सीरियस है। वो चारों तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन तुम्हें याद होगा कि उस बंदे ने क्या बोला था? हमारे आसपास जो 100 लोग हैं ये सभी हमारी ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो इनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। जब जियान भी म्यूफंग की नजरों को फॉलो करता है, उसकी भी नजरें इन सभी लोगों के ऊपर जाती हैं। म्यूफंग कहता है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो इन सभी को इस कोल्ड पॉन्ड में डाला जाएगा, और अगर वो गोस्ट इस कोल्ड पॉन्ड से बाहर आ जाता है तो चीफ एग्जामिनर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। भले म्यूफंग कितना भी कॉन्फिडेंट नजर आने की कोशिश कर रहा हो, इस चीज के डेंजर को हल्के में नहीं आंका जा सकता। जियान पूछता है, क्या तुम सच में करना चाहते हो? म्यूफंग एक फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, वेल मैं बचपन से इन
इन चीजों से डील करता आ रहा हूँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। इस पे जियान की भौं सिकुड़ जाती है। वो कहता है ठीक है, हम चलो एक बार ट्राई मारते हैं, अगर चीजें फिर भी गड़बड़ होती हुई नजर आती हैं तो हम यहाँ से तुरंत ही भागेंगे। ये सुन के म्यूफंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता है मैं जानता था कि तुम मेरा साथ दोगे। जियान कहता है हमें केयरफुल रहना होगा। म्यूफंग की सोल पावर जियान जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस वजह से जियान का परसेप्शन उसे बता रहा था कि इस कोल्ड पॉन्ड में से अजीब सी फ्लक्चुएशन बाहर आ रही है। ये पूरी जगह एक हैवी डेथ और से भरी हुई है। बिना हेजिटेशन की म्यूफंग ने कुछ हैंडसीज को चेंज किया था। इन सभी को एक नीली रोशनी ने ढक के रखा था। म्यूफंग के राइट हैंड में होती एक वुडन सोर्ड, वहीं पे वो अपने लेफ्ट हैंड से इस ठंडे तालाब के ऊपर कुछ लाल लाल गोले बनाने लगता है। और जिस तरीके से म्यूफंग के ऊपर बाहर आ रहे थे, जियान को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई बेरुपिया लोगों के ऊपर जादू टोना करने की कोशिश कर रहा हो। इसे देख के जियान अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता। तब भी जैसे जैसे म्यूफंग के कदम आगे बढ़ रहे थे, जियान देखता है कि जहाँ जहाँ पे उसके फुटप्रिंट रह जाते हैं वहाँ पे एक ब्लू लाइट इकट्ठी हो चुकी है और साथ में एक डेंस अमाउंट की एनर्जी म्यूफंग की वुडन सोर्ड के ऊपर इकट्ठी हो रही है। इस पर जियान की स्टोरी के अंदर गोल्डन ड्रैगन भी किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ पलों के बाद वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस दुनिया में अभी कोई यिन यांग आर्ट को प्रैक्टिस करता होगा। जियान सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है यिन यांग आर्ट। जियान को मास्टर गोल्डन ड्रैगन की कही हुई बातें अच्छे से याद होती हैं। उन्होंने एक और बताया था कि दोदी वर्ल्ड में कल्टिवेशन के बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। इतने सारे कल्टिवेशन पास की होने की वजह से इन कल्टिवेटर्स की एबिलिटीज भी अलग होती हैं। अब जियान को समझ में आता है कि आखिर क्यों म्यूफंग इस कोल्ड पूल के एंटिटी से डर नहीं रहा है। लगता है म्यूफंग जिन स्किल्स को प्रैक्टिस करता है वो एक्चुअली में ऐसी चीजों से डील करने में काम आती हैं। शायद उसके हाथों के वो ट्रेजर्स भी इसी काम के हैं। तभी गोल्डन ड्रैगन जियान के दिमाग में बोलते हैं, मुझे इस पूल के अंदर की प्रेजेंस इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। इसका जियान कोई जवाब नहीं देता। अब भी जियान उस पूल के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस था। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं म्यूफंग को। कुछ और हैंडसीज चेंज करने के बाद म्यूफंग एक गहरी सांस को भरता है। फिर उसकी वुडन सोर्ड जिस पर टेरिफाइंग एनर्जी इकट्ठी हो चुकी थी, हम उसे नीचे पूल की तरफ फ्लैश होते हुए देखते हैं। ये पावरफुल ब्लू लाइट सीधा उस ठंडे तालाब में चली गई थी। हम उस कोल्ड पूल से हवा में काफी ऊंचे पानी को उड़ते हुए देखते हैं। इसमें से काले रंग का ऑरा भी बाहर आ रहा था, लेकिन जब ये म्यूफंग की सोल्ड एनर्जी के कांटेक्ट में आता है ये अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाया करता था। इस सोल्ड स्लैश को खत्म करने के बाद म्यूफंग तुरंत ही अपनी स्टोरिंग से एक ब्लड रेड पेपर टेलिस्मैन को बाहर निकालता है। वो तुरंत ही अपनी बीच की उंगली को बाइट करके उस कागज के टेलिस्मैन पे कई मिस्टीरियस सिंबल्स बनाने लगता है। अगले पल में बिना हेजिटेशन के म्यूफंग ने इस लाल रंग के टेलिस्मैन को नीचे के कोल्ड पूल में दे मारा था। तुरंत ही स्विशिंग आवाज के साथ वो टेलिस्मैन एक ब्लू कलर के ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके उस कोल्ड पॉन्ड के अंदर घुसा चला जाता है। ऐसा लगता है इस कोल्ड पूल का पानी भी इस टेलिस्मैन से डर रहा है। इसमें कई वॉलेंट रिपल्स बन रही थी। काफी जल्दी उस तालाब के पानी में से एक काले रंग की गैस बाहर आने लगती है, लेकिन म्यूफंग के टेलिस्मैन की पावर इसे तुरंत ही जला के राख कर देती है। ये मामला कुछ 1-2 सेकंड तक ही चला होगा। पानी की रिपल्स और बढ़ती हैं। अचानक से पूल में से हम एक ब्लैक बीम को शूट होते हुए देखते हैं। ये पानी को चीरते हुए उस ब्लू ड्रैगन से बच के सीधे म्यूफंग को अपने टारगेट बनाती है। इसे देख के म्यूफंग बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। एक बार फिर से अपनी वुडन सोर्ड पे पावर इकट्ठा करके उसे काली बीम की तरफ स्लैश कर देता है। अभी तक जियान का चेहरा भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। तुरंत ही उसकी दूर की पीक तक चली जाती है। उसके शरीर में से चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर आई थी। ये एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म होके सीधे उस ब्लैक बीम की तरफ शूट हो जाती है। उस ठंडे तालाब में से काला धुआं लगातार बाहर आ रहा था। ये काफी जल्दी एक शैडोई फिगर की फॉर्म को लेने लगता है। इसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा ईयरी होती है। ये बिल्कुल किसी घोस्ट की तरह था। अभी म्यूफंग के चेहरे के भी रंग उठ चुके होते हैं। वो कहता है केयरफुल रहो, एक बहुत ही रेयर घोस्ट स्पिरिट है और इसकी पावर एक 4 स्टार तो एम्पर के बराबर है। ऐसा कहते कहते म्यूफंग ने फिर से अपनी तलवार को ऊपर उठा लिया था और उसके हाथ कुछ इनकेंटेशंस को बना रहे होते हैं। फिर अपनी वुडन सोर्ड को वो इस घोस्ट की तरफ स्लैश कर देता है। इस आधी हुए अटैक को देख के उस घोस्ट फिगर के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आई थी। वो अपने आप को स्मोक में बदल के इस अटैक को डॉज कर लेता है। अगली बार वो अपीयर होता सीधा जियान के पीछे। साथ में एक अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। अच्छी बात है कि इस चीज के लिए जियान तैयार होता है। बिना हेजिटेशन के जियान ने अपने पाम अटैक को उस धुएं से बने शैडोई फिगर की तरफ आगे बढ़ा दिया था। ये फीलिंग किसी स्पॉन्ज की तरह होती है। जियान के पाम अटैक से टकरा के घोस्ट पीछे चला जाता है। वो फिर से अटैक करने वाला था तभी अचानक से हम इसे वहीं पे जमते हुए देखते हैं। उसकी नजरें जाती हैं कोल्ड पूल के ऊपर जिसमें कई बलबुले बन रहे होते हैं। उस कोल्ड पूल में से एक डेंस ब्लैक गैस बाहर आती है। ऐसा लगता है कोशिश इससे बाहर आने की कोशिश कर रही है। इसी मोमेंट में गोल्डन ड्रैगन की आवाज जियान के दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं शाओयान जी यहाँ से जल्दी जाओ। जिनलोंग की ऐसी अर्जेंट वॉइस को सुन के जियान एकदम स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन बिना हेजिटेशन के जियान सीधा म्यूफंग को पकड़ता है जो कभी हैंडसीज को चेंज कर रहा होता है। किसी लाइटनिंग बोल्ट की तरह हम जियान के फिगर को पूल से दूर शूट होते हुए देखते हैं। अगर गोल्डन
ड्रैगिंग चेतावनी ना भी देते तब भी जियान उस डेंजर को सेंस कर पाता है। जो ऑरा उस कोल्ड पूल से बाहर आ रहा है उसे टेरिफाइंग कहना भी कम होगा। इस बड़े से हॉल की हवा एक डीप ऑप्रेसिव सेंसेशन से भरती है। जियान बिना किसी मिस्टेक के समझ जाता है कि ये मौत की महक है। कोल्ड पॉन्ड से बाहर आने वाले ईरी स्प्रिट को देख के म्यूफंग का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया होता है। वो कहता है डैम इट, ये क्या चीज है। वो भी समझ जाता है कि इस कोल्ड पॉन्ड के अंदर एक और खतरनाक प्रेजेंस मौजूद है। लगता है जो घोस्ट बाहर आया होता है वो किसी बहुत ही पावरफुल एंटिटी को गार्ड कर रहा है, क्योंकि जब तालाब के ऊपर बलबूले बनने शुरू हुए थे वो शैडोई फिगर भी कांप रहा होता है। जियान म्यूफंग के साथ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस हॉल के एग्जिट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन न जाने क्यों एक इनविजिबल फोर्स इन दोनों को वापस रिपेल कर देती है। ऐसा लगता है उनका रास्ता किसी ने रोक लिया हो। जियान कहता है डैम, हम यहाँ से जा नहीं सकते। जियान अपनी हेवली फ्लेम को समन करके इसे तोड़ने वाला था, तभी म्यूफंग जियान से कहता है रुको, ये घोस्ट वर्ल्ड का एक यूनिक बैरियर है, इसे मैं हैंडल करता हूँ। ये कहने के साथ ही म्यूफंग ने अपनी हैंड सीरीज को चेंज करना शुरू कर दिया था। हम उसके हाथों में से एक पावरफुल फोर्स को इरप्ट होते हुए देखते हैं। म्यूफंग बोलता है हेवन एंड अर्थ यूनिवर्स अलायंस विद यिन एंड यांग ओपन। जैसे ही म्यूफंग ने फाइनल इनकेंटेशन को खत्म किया था, जियान देखता है कि सामने का वो इनविजिबल बैरियर बैंग बैंग की आवाज के साथ टूटने लगा है। अंत में जाके इसका नामो निशान नहीं रहता। बिना एक पल को बर्बाद करते हुए बिजली की रफ्तार से तीनों बाहर जाते हैं। म्यूफंग की यिन यांग टेक्निक की मास्टरी की वजह से इस समय दोनों के फिगर शैडोज से मिल चुके थे। अगर कोई बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता है तभी वो जियान और म्यूफंग के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। हालांकि रास्ते में जियान को कई गोस्ट स्पिरिट्स और शैडोई फिगर्स पहरेदारी देते हुए दिखते हैं, लेकिन कोई भी जियान और म्यूफंग को नोटिस नहीं कर पाता। अभी डर की वजह से जियान की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो मनी मन में गोल्डन ड्रैगिंग से पूछता है मास्टर, उस कोल्ड पॉन्ड के अंदर एग्जैक्टली कैसा क्रीचर था। जियान को गोल्डन ड्रैगिंग की चेतावनी की टोन याद आती है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस थी। स्टोरी रिंग के अंदर गोल्डन ड्रैगिंग साय करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम उस चीज से टकरा चुके हो तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। जिस चीज ने तुम दोनों के ऊपर हमला किया था वो बस एक स्पिरिट गार्डियन था, और तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। उस कोल्ड पॉन्ड के अंदर तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस एंटिटी छिपी हुई है। वो एक घोस्ट एम्परर है। ये कहा जा सकता है कि एग्जिस्टेंस घोस्ट वर्ल्ड का एक पावरफुल पिलर है। घोस्ट वर्ल्ड की पावर की हायरार्की शुरू होती है सबसे कमजोर घोस्ट सोल्जर से, फिर आते हैं घोस्ट वॉरियर्स, घोस्ट जनरल्स, घोस्ट कमांडर्स, और इन सबसे पावरफुल होते हैं घोस्ट किंग्स। लेकिन घोस्ट किंग के ऊपर भी घोस्ट एम्परर्स होते हैं जिनकी पावर्स इन घोस्ट किंग से कई 100 गुना होती है। फाइनली घोस्ट वर्ल्ड के एपेक्स पे आते हैं घोस्ट इमोर्टल्स। जिस चीज को आज तुमने फेस किया था वो एक घोस्ट की स्पिरिट थी और वो पहरेदारी कर रही थी घोस्ट एम्परर की। अगर वो घोस्ट एम्परर कोल्ड पॉन्ड से बाहर आ जाता है तो तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ये जान के जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन टाइट हो जाता है, लेकिन इससे पहले उस जानकारी को बचा पाता आगे से म्यूफंग की आवाज उसके कानों में जाती है। म्यूफंग कहता है तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से आगे आओ। ये सुन के जियान ने तुरंत ही अपने पैरों को जमीन पर दे मारा था। उसकी स्पीड तुरंत ही बढ़ जाती है। जिन लोग कहते हैं उसे फॉलो करो। इस लड़के के पास यिन यांग आर्ट की एक्सपर्टीज है। ये घोस्ट वर्ल्ड की एनर्जीज के बीच में भी अच्छे से नेविगेट कर सकता है। सीन वापस से उस कोल्ड पॉन्ड की तरफ गया था जिसके बगल में वो घोस्ट गार्डियन खड़ा होता है। अभी उसकी वो नर्वस आंखें पानी से बाहर आ रहे बलबुलों को देख रही होती हैं। ऐसा लगता है इस समय वो बहुत ही डरा हुआ है। वो घोस्ट स्पिरिट गार्डियन एक कांपती हुई रिस्पेक्ट से भरी आवाज में बोलता है नहीं नहीं माय लॉर्ड, ये सील अभी पूरी तरीके से कमजोर नहीं हुई है। अगर आप इसे फोर्सफुली ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो इससे आपके कोर को नुकसान पहुंचेगा। उस शैडोई फिगर के मुंह से आवाज बाहर ही आई थी, तभी पानी से आने वाले बलबुले वहीं पे रुक जाते हैं। ऐसा लगता है स्पिरिट गार्डियन की बातों पे वो घोस्ट एम्पर थोड़ा गौर कर रहा है। वो घोस्ट स्पिरिट गार्डियन चारों तरफ देखता है। वो नोटिस करता है उन बेहोश पड़े इंसानों को। फाइनली उसकी नजरें इस हॉल के कोने की तरफ जाती है। वो कहता है फ्रिजिड डेप का घोस्ट कहाँ पे है। इसकी आवाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। काफी जल्दी हम इस ठंडे तालाब के बगल में एक और शैडोई फिगर को मेटेरियलाइज होते हुए देखते हैं। वो कहता है यूहान, तुम पॉन्ड से बाहर क्यों आए हो? तो मैं तो मास्टर को प्रोटेक्ट करना था। ये सुन के वो यूहान हंसने लगा था। वो कहते हैं हाँ तुम्हारी मुझे दोस्त देने की हिम्मत हो गई, लेकिन क्या तुम ये बताना नहीं चाहोगे कि आखिर वो दोनों इंसान यहाँ से कैसे गए? इस पर दूसरा बंदा कुछ कदम पीछे जाता है। बेसिकली वो था तो शैडोई फिगर, लेकिन लगता है यूहान की बात को सुन के वो एकदम शॉक में चला गया है। वो कहता है समखना, हमने उन सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही ध्यान से टेलीपोर्ट किया था, और ऐसा करने से पहले वो सभी पार्टिसिपेंट हमारी घोस्ट वर्ल्ड की ड्रीम स्पिरिट से सब्ड्यू हो चुके थे। ड्रीम स्पिरिट के इफेक्ट से एक पीक 4 स्टार 2 एम्पर भी आसानी से जाग नहीं सकता है। ये सुन के वो यूहान और भी फ्यूरियस हो जाता है। वो कहता है ये सब होने के बाद भी वो दोनों इंसान सिर्फ यहाँ तक नहीं पहुंचे, बल्कि उनके पंजे इस कोल्ड पॉन्ड को भी छू चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी मास्टर गुस्सा होके सील को पहले ही तोड़ने की क्यों कोशिश करते हैं। तभी पीछे से एक कोर्ट सोल्जर आता है। वो एक हेजिटेशन से भरी आवाज में कहता है सर, वो दोनों इंसान जो कि ट्यान्जी रूम से आए थे
वो हमसे बच के जा चुके हैं। इस पे वो यूहन तेजी से डांटने लगता है। वो कहता है यूजलेस, तुम सभी बिल्कुल नकारा हो। यूहन की बात को सुन के वो फर्स्ट गोस्ट एक रिडिक्यूल से भरी आवाज में कहता है अपने आप को शांत करो। यूहन तुम पहले से ही फेल हो चुके हो। अगर मास्टर को इसके बारे में मालूम पड़ता है इससे पहले वो अपनी बात को खत्म कर पाता। यूहन ऑर्डर पास करता है। वो कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा, हमें अपने प्लान्स को आगे बढ़ाना होगा। चलो इन इंसानों को पूल में डाला जाए जिससे हमारे मास्टर को सील को ब्रेक करने में और भी आसानी हो। ये सुन के वो फर्स्ट गोस्ट बोलता है क्या, लेकिन हमारे पास बस 96 ह्यूमंस हैं। यूहन तब भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है और ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को कैप्चर करने का अब हमारे पास समय नहीं बचा है। मास्टर की स्ट्रेंथ काफी तेजी से घटती जा रही है। फाइनली यूहन कोल्ड पॉइंट की तरफ मुड़ता है। वो रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है मास्टर हमें माफ करना, लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं कि हमें आपको जल्दी से आजाद करना होगा। ये कह के यूहन एक इशारा करता है। इस पॉइंट के किनारे पे जो इंसान पड़े होते हैं वो हवा में फ्लोट करते हुए एक एक करके कोल्ड पॉइंट में गिरने लगते हैं। जैसे इंसानों का शरीर इस तालाब के पानी के संपर्क में आता है, गुलुलु की आवाज के साथ ये सभी तुरंत ही खून में बदल जाया करते थे और इस ब्लड को इस पुल की डार्क फोर्स अब्सॉर्ब कर लेती है। काफी जल्दी इस कोल्ड पॉइंट की सरफेस पे कई गोल्डन लाइंस फैलने लगी थे। ये एक्चुअली में जे टेलिस्मैन से आ रही होती हैं। इनका काम था इस डार्क एनर्जी को रोकने का, लेकिन इतने सारे इंसानों के ब्लड की वजह से लगता है वो डार्क फोर्स और भी पावरफुल होती जा रही है। ये धीरे धीरे करके उन गोल्डन लाइंस को ब्लैक बनाने लगती है। दोनों गोल्ड और ब्लैक एनर्जीज एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे और भी इंसान उस तालाब में फेंके जाते हैं वो काला धुआं सुनहरी रोशनी को धीरे धीरे करके ओवरवेलम करने लगता है। दूसरी तरफ जियान और म्यूफंग पूरी फोर्स का इस्तेमाल करके इस जगह से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। म्यूफंग की यिन-यांग टेक्निक की मास्टरी की वजह से जियान बहुत सारे गोस्ट क्रीचर्स को अवॉइड कर पाया था। अब उसके दिल में म्यूफंग के लिए वो रिस्पेक्ट और भी डीप हो गई होती है। काफी जल्दी ने एक दरवाजा दिखाई दिया था, लेकिन जियान की नजरों को आकर्षित करता है एक फिगर जो कि दरवाजे के पास जमीन पे पड़ा होता है। जियान अचानक से रुकते हुए बोलते म्यूफंग वो क्या चीज है? रुको, मुझे लगता है कि वो एक इंसान है। म्यूफंग कहता है हम पहले से एग्जिट के पास पहुंच चुके हैं, ये चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे लगता है इसे गोस्ट ही यहाँ पे लाए होंगे। एक ही फ्लैश में जियान उस फिगर के पास पहुंच जाता है। फिर बिना हिचकिचाते हुए जियान इस अनकॉन्शियस फिगर को पकड़ के इस जगह से दूर जाने लगता है। काफी जल्दी दरवाजे की सफेद रोशनी और भी साफ दिखाई देने लगी थी। फिर अपनी आखिरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके म्यूफंग और जियान की स्पीड एक और फिर से बूस्ट होती है। अगले पल में हमें जमीन से बाहर आते हुए देखते हैं। कुछ गहरी सांस लेने के बाद जब जियान की नजरें चारों तरफ गई थी वो पता है कि ये वही रास्ता है जो कि फेरी बोर्ड से टेस्टिंग ग्राउंड की तरफ जाता है। दोनों साथ में बोलते हैं हमें इस मैटर के बारे में तुरंत ही एग्जामिनर चीफ को बताना होगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। अब फाइनली दोनों के दिल की धड़कनें नॉर्मल हो रही थी। जब ये दोनों वू जियान के रेजिडेंट की तरफ जा रहे होते हैं वो अनकॉन्शियस फिगर जो कि जियान के कंधों पे होता है वो जागने के साइंस को शो करने लगता है। म्यूफंग और जियान काफी जल्दी एक आलीशान इमारत के पास पहुंच जाते हैं। जियान सामने के दरवाजे खटखटाते हुए बोलता है मिस्टर बू क्या आप अंदर हो? अंदर वूजांग जो कि एंशिएंट बुक्स को एकदम ध्यान से पढ़ रहे होते हैं अचानक से इस नॉकिंग साउंड को सुन के उनकी भौं सिकुड़ जाती है। उन 60 लोगों के गायब होने की वजह से वो पहले से काफी परेशान थे और उसके ऊपर से उन्हें ज़्वांटिन के साइड से कई ऑर्डर्स आए होते हैं। इस वजह से जब दरवाजे खटखटाने की आवाज उनके कानों में जाती है वो और भी इरिटेट हो जाते हैं। अपने चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन को लेके वूजांग दरवाजे को खोलते हैं। वो कहते हैं कौन है, लेकिन जैसे उनका ध्यान जाता है जियान के फिगर पे उनका एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया था। स्पेशली इनकी नजरें टिकी होती है उस फिगर के ऊपर जो जियान के कंधे के ऊपर था। वो एक शॉक्ड आवाज में कहता है जियांग युआन। जियान कहता है अंकल वो हमें अंदर जाके बात करनी चाहिए, आसपास बहुत सारी आंखें हैं। ये सुन के वो जियांग की आंखें तुरंत ही नैरो हो जाती हैं, लेकिन वो तुरंत ही जियान को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। फिर एक बैंक की आवाज के साथ इस दरवाजे को बंद कर दिया गया था। वो जियांग जियान से कहते हैं क्या हुआ? लगातार यिन-यांग टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से अभी म्यूफंग काफी थका हुआ लग रहा था। इस वजह से एक्सप्लेनेशन की शुरुआत जियान करता है। वो कहता है अंकल वो कल हम रात को सोने जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ काला हो जाता है। अगली बार जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हम एक अंधेरी सी जगह में पहुंच चुके होते हैं। ये सुन के वो जियांग का चेहरा शौक से भर गया था। वो कहते हैं समखना। वैसे समखना का मतलब होता है इम्पॉसिबल। भले ये वो जियांग की टेरिटरी न हो, लेकिन तब भी वो पहले से ही सारे पार्टिसिपेंट्स के रहने की जगहों को चेक कर चुके होते हैं। आखिरकार सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी, लेकिन अगर जियान की कही हुई बात सच है तो फिर परेशानी काफी ज्यादा गहरी है। वो जियांग कहते हैं आगे बोलो। जियान बताता है कि जब हम अपने आप को उस ईरी स्पेस के अंदर पाते हैं मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता है कोई चीज हमें सुलाने की कोशिश कर रही हो। अच्छी बात है कि मैं उसका विरोध कर पाया। फिर हमें वहाँ पे कुछ अजीब से फिगर्स दिखते हैं। ये कई अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि इस चीज की तैयारी कर रहे हो। हम जिस हॉल में मौजूद होते हैं उससे किसी भूलभुलैया की तरह कई रास्ते निकलते हैं और इस हॉल के बीच में होता है एक बहुत ही बड़ा तालाब। जब मौका पाके हम उस
कोल्ड पॉइंट को सेंस करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है उस कोल्ड पॉइंट के अंदर किसी बहुत ही पावरफुल एंटिटी को सील किया गया है। मैंने और म्यूफंग ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन पॉइंट के अंदर जो भी चीज मौजूद थी हमारी स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा कम होती है। हम जैसे तैसे करके वहां से बच के आ पाए हैं। अब जन वू जियांग को सारी डिटेल्स को बता रहा होता है। वो उस अनकॉन्शियस फिगर को जमीन पर रख के बोलता है, ये व्यक्ति हमें रास्ते में मिला था। जब वू जियांग इस नौजवान को चेक करते हैं, हम उनके चेहरे को डार्क होते हुए देखते हैं। वू जियांग कहते हैं, डैम इट, घोस्ट चीज इसके शरीर के अंदर चली गई है, ये मामला छोटा नहीं लगता है। तभी पीछे से म्यूफंग बोलता है, अंकल वू, हमारे पास अभी गलतियां ढूंढने का समय नहीं है। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं हमें पहले उन्हें रेस्क्यू करना होगा, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। वू जियांग एक सीरियस आवाज में पूछते हैं, तुम उस कोल्ड पॉइंट के बारे में और क्या जानते हो? तुमने उन घोस्ट की बात करी थी, क्या वो घोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स हैं? इस पे म्यूफंग नॉट करता है। वो कहता है, जिन फिगर्स को हमने देखा था वो इंसान नहीं थे, वो डेफिनेटली घोस्ट वर्ल्ड की स्पिरिट्स थे। और जिस एंटिटी को उस पॉइंट के अंदर सील किया गया है, लगता है वो सभी मिलके उससे आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वू जियांग एक अर्जेंट आवाज में पूछते हैं, अच्छा ये बताओ वो एंट्रेंस कहाँ पे है जहाँ से तुम लोग बाहर आए थे? जियान कहता है, चलो मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। बिना समय को बर्बाद करते हुए तीनों इस बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। जब कुछ समय के बाद वो उस जगह पे पहुंचे थे, म्यूफंग की नजरें चारों तरफ जाती हैं, लेकिन इस समय उसका एक्सप्रेशन अगली हो चुका था। म्यूफंग कहता है, वो एंट्रेंस यहीं पे था, लेकिन अब ये यहाँ से गायब हो चुका है। वू जियांग बॉय से गोड़ के बोलते हैं, क्या तुम सर्टेन हो? म्यूफंग की तरह जियान भी कंफ्यूज होता है। वू जियांग से कहता है, बिल्कुल, कुछ समय पहले हम यहीं से निकल के आए हैं। म्यूफंग कहता है, मैं चेक करता हूँ। जैसे उसके मुंह से कुछ चैंटिंग की आवाज बाहर आती है। चैंटिंग बेसिकली मंत्र वगैरह पढ़ने की होती है, लेकिन अपनी इंडियन मैथोलॉजी को इससे जोड़ते नहीं है। इस वजह से जब भी म्यूफंग कुछ बोल रहा होगा, हम उसे चैंटिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे म्यूफंग की चैंटिंग खत्म होती है, हम उसके माथे के बीच में एक और नई आंख को अपीयर होते हुए देखते हैं। म्यूफंग कहता है, चिंकुन वूजी यनयांग 8 ट्राइग्राम्स, आई ऑफ धर्मा ओपन। इसे देख के जियांग की तो बात छोड़ो, वू जियांग भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए होते हैं, लेकिन वो जानते थे कि जब म्यूफंग टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हो, उन्हें बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब जियान अपनी तीसरी मिस्टिकल आंख से इस पूरी जगह को स्कैन कर रहा होता है, उसे बीच में एक मासूम सी आवाज रोकती है। जियान को अपने पीछे एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया था। ये जियान की टोली तरफ उंगली करके बोल रहा होता है, हे तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा लगता है ये बच्चा वू जियांग, म्यूफंग और जियान को डांटने की कोशिश कर रहा हो। वो बच्चा कहता है, तुम यहाँ पे फिर से आ गए, तो हमारी इस रोड के साथ क्या करना चाहते हो? ये देख के वू जियांग ने जियान को सिग्नल भेजा था, जिससे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को बचाया जा सके। वू जियांग कहते हैं, हम यहाँ पे कोई नुकसान करने नहीं आए, हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। ये सुन के वो लड़का अपना मुंह फुला के बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम अगर यहाँ पे दोबारा आए तो मैं अपनी मम्मी को बता दूंगा। ये कह के वो चला गया था। इसके जाने के बाद जियान वू जियांग से पूछता है, ये आखिर कौन था? वू जियांग बताते हैं, ये बच्चा इस टेरिटरी के सेक्ट मास्टर की इकलौती संतान है। अगर तुम भविष्य में इससे मिलते हो तो तुम्हें इससे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि काफी स्पेशल है। खैर चाहे जो भी हो, हम चलो वापस चलते हैं। तीनों काफी जल्दी वू जियांग के रेजिडेंस में वापस आ गए थे। जियान म्यूफंग से पूछता है, क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली? इस पे म्यूफंग की भौं से उड़ गई होती है। वो कहता है, काफी अजीब बात है, मेरी टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उस एग्जिट को ढूंढ नहीं पाया हूँ। अगर हम खुद उस जगह से बाहर नहीं आए होते तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वहाँ पे कोई एंट्रेंस मौजूद ही नहीं था। जियान खुद से बड़बड़ाती हुई बोलता है, क्या वो रास्ता अपने आप ही गायब हो गया? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है, वो जियान लगता है किसी गहरी सोच में थे। वो कहते हैं, चीजें कुछ ज्यादा ही डीप जा चुकी हैं। जियान कहते हैं, अंकल वो, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? वो जियांग कहते हैं, हाल फिलहाल हम आगे के ट्रायल से फोकस करेंगे, वो कल से शुरू होने वाले हैं। इस मामले को तुम हम पे छोड़ दो, हम इसे आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पे जियान और म्यूफंग दोनों हाथ कब करते हैं। जब जियान का डुओ यहाँ से चला गया था, वो जियांग की नजरें जाती है अनकॉन्शियस जियांग युआन पे। उनका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्रेव था। वो कहते हैं, आखिर तुमने किस चीज का सामना किया है? फिर वो एक लेटर को बाहर निकाल के उसमें कुछ शब्द लिखते हैं और इस लेटर को तुरंत ही वॉइड में भेज दिया गया था। जब ये लेटर डिसअपियर हो रहा होता है, हम उस लिफाफे के ऊपर एक अर्जेंट शब्द को लिखा हुआ देख सकते हैं। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं एक बहुत ही ग्रैंड से हॉल को। एक रेड रोड मैन बड़े आराम से चाय के मजे ले रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने वो लिफाफा प्रकट हो जाता है। ये वही लिफाफा होता है जिसके ऊपर अर्जेंट शब्द लिखा हुआ था। जब वो व्यक्ति उस लिफाफे को खोलता है, उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वो खुद से बोलता है, लगता है होंगशेंग में फिर से परेशानी खड़ी होने वाली है। एक पावरफुल गोस्ट, हाँ लगता है चीजें फिर से इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ये होंगशेंग एक पहाड़ का नाम होता है और इस पहाड़ का नाम होंगशेंग इसकी मिट्टी के रंग की वजह से पड़ा, जो कि एकदम खून की तरह लाल होती है। जैसा कि और माउंटेन्स ग्रे, ब्लैक और ब्राउन सॉइल से बने होते हैं, इस होंगशेंग माउंटेन की रेड सॉइल इसे सच में यूनिक बनाती है। अगर इस होंगशेंग माउंटेन की बात करी है तो इस ज़ुआनसेंटिन के किनारे पे होता है। ये बेसिकली एक छोटी सी पहाड़ों की श्रृंखला थी। भले इस ज़ुआनसेंटिन की बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस से कंपेयर ना किया जा सके, लेकिन इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इसके
इसके बीच में पड़ने वाली लोकेशन की वजह से जॉन सेंटिन के सेक्स लगातार इसका इस्तेमाल करते थे। एग्रीमेंट ये था कि जॉन सेंटिन की सुपर पावर्स हर साल होंगशन का इस्तेमाल करके नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करेंगे और उसके बदले वो सेक्स जो कि होंगशन माउंटेन्स में स्टेबलाइज्ड होते हैं उन्हें कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए जाएंगे। होंगशन माउंटेन रेंज में जो सबसे प्रोमिनेंट सेक्ट होता है उसे कहा जाता है रेड वैली। भले इसके नाम को लेकर कई कहानियां फैल रही हो, इस रेड वैली ने जॉन सेंटिन के किनारे पे अपने आप को अच्छे से स्थापित कर लिया होता है। रेड वैली की वैली मास्टर होती है एक औरत जिसका नाम होंगी होता है। इसका कल्टीवेशन बेस सिक्सटा दो एम्परर का था, जिसकी वजह से होंगशन की पावर्स उसे ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। यही कारण होता है कि वो लोग जो कि होंगशन माउंटेन रेंज के ऊपर कब्जा करना चाहते थे उन्हें भी सिक्सटा दोदी की प्रेशर के अंदर अपने सिर को झुका के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सालों से रेड वैली अपनी शांति को कायम नहीं रख पाती। होंगशन माउंटेन रेंज के अंदर हमें एक नजारा दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी इमारतें दिखाई दे रही थी। ये बिल्डिंग्स बिल्कुल सिंपल नहीं लगती, इनसे होंगशन माउंटेन रेंज की रिच हेरिटेज लगती है। होंगशन माउंटेन के जो ऊपर का इलाका होता है वहाँ पे और भी ज्यादा लग्जूरियस बिल्डिंग्स मौजूद होती हैं। साफ तौर पे होंगशन माउंटेन को दो हिस्सों में बांटा गया है। ये अपर और लोअर सेक्शंस होते हैं। अपर सेक्शन में रहने वाले लोग रेड वैली से बिलोंग करते हैं, वहीं पे लोअर सेक्शन में वो लोग रहा करते थे जो कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। दोनों ही सेक्शंस एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाते थे। होंगशन माउंटेन के अपर सेक्शन की बिल्डिंग के एक शांत से कमरे के अंदर हम एक डार्क और ईरी फ्लेम को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। बेसिकली फ्लिकर होने का मतलब होता है कोई चीज हल्की सी चमक रही हो। इसका जो धुएं जैसा शैडोई नेचर होता है वो एक अनसेटलिंग और इविल ऑरा की फीलिंग दे रहा था। अगर इसे पास से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि ये फ्लेम उसी फिगर के फॉर्म को ले रही है जिसका सामना जियाना और म्यूफंग से हुआ था। यहाँ पे बात हो रही है उस कोल्ड पॉन्ड की। तभी इस कमरे में एक औरत की आवाज गूंजती है। ये आवाज अपने साथ एक अथॉरिटी से भरे प्रेशर को ला रही थी। वो कहती यूकुआन तुम यहाँ पे क्यों आए हो। हम देखते हैं एक औरत को जिसने सिंपल सी एक एलिगेंट स्कर्ट पहन रखी होती है। भले ही कम उम्र की ना लग रही हो तभी इसकी ब्यूटी के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। इसकी पूरी चाल डाल में एक अलग ही स्तर का और झलकता है। ये कोई और नहीं बल्कि रेड वैली की वैली मास्टर होंगी होती है। वो घोसली फिगर जिसका नाम यूकुआन होता है वो एक ईरी सी आवाज में कहता है ही कुछ नहीं, बस जो हमारे बीच में अरेंजमेंट था उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं। हमारी कुछ लोग पकड़े गए हैं और हमारे कुछ कैदी भाग चुके हैं। कि हम अब सेम प्लान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं या फिर चीजों को बदलना पड़ेगा। इस यूकुआन की बात को सुन के वो औरत होंगी तुरंत ही गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से से भरी आवाज में कहती है यूजलेस। हाल फिलहाल जो घोसली एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में होंगी को अच्छे से पता होता है, लेकिन उसने भी सोचा नहीं था कि इस बारी घोस्ट क्रीचर्स एक्चुअली में इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को कैप्चर करेंगे। और अब जब होंगी को मालूम पड़ चुका है कि इनमें से कुछ लोग बच के भाग गए हैं, अगर इस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो रेड वैली के सारे राज खुल जाएंगे। वो कहते सच में तुम्हारे घोस्ट वर्ल्ड पे रिलाई नहीं किया जा सकता। तुम सभी से इतना आसान काम भी नहीं किया गया। पिछली कई सिलेक्शन प्रोसेसेस में इसी तरीके से कई पार्टिसिपेंट्स गायब हो जाया करते थे, लेकिन होंगी जैसे जैसे करके इन मामलों को दबा लिया करते थे। लेकिन इस बार घोस्ट क्रीचर जिस लेवल पे काम कर रहे हैं इस मैटर को ढका नहीं जा सकता। इतनी पावरफुल एक्सपर्ट के सामने वो घोस्ट यूकुआन भी ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करता। वो कहता है ये हमारे नियंत्रण के बाहर की चीज है। इस बार हमारे लॉर्ड उस सील को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने जो भी किया है वो सब इसी मूवमेंट के लिए था। होंगी फ्यूरियस आवाज में कहती है तुम्हारी मुझसे कहने की हिम्मत हो रही है, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? इस बार तुम्हारी एक्टिविटीज की खबरें जॉन सेंटिन के सेक्स के पास पहुंचने वाली है। मैं चाह के भी इसे कवर नहीं कर सकती। इस पर यूकुआन एक कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में बोलता है हे एक बार हमारे प्लान सक्सेसफुल होते हैं तो तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसका हमने तुम्हें प्रॉमिस किया था। फिर तुम्हें जॉन सेंटिन के सेक्स के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। भले ही होंगी की स्ट्रेंथ की वजह से यूकुआन उसके ऊपर प्रेशर न बना पा रहा हो, लेकिन यूकुआन के पीछे और भी पावरफुल घोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स खड़े होते हैं। इस वजह से ज्यादा कायरता भी नहीं दिखाता। ये सुन के होंगी का एक्सप्रेशन शिफ्ट हुआ था। वो फाइनली दांती मीस की बोलती है ठीक है ट्रायल्स कल से शुरू होने वाले हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना जो तुमने हमें प्रॉमिस किया है वो हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। यूकुआन तुरंत इस पे एग्री करता है। फिर हम उसे एक शैडोई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके इस कमरे से गायब होते हुए देखते हैं। जैसे यूकुआन गायब हुआ था होंगी के चेहरे का वो गुस्से से भरा एक्सप्रेशन तुरंत ही सॉफ्ट हो जाता है। वो कमरे में रखी गई किताबों में से एक किताब खींचती है। ऐसा होने पे इस कमरे में कई कड़कड़ की आवाज सुनाई देने लगी थी। ये एक हिडन मैकेनिज्म होता है। काफी जल्दी खुफिया दरवाजा खोला था। इसके अंदर पड़ा होता है एक इंसान जिसे सफेद कपड़ों ने रैप करके रखा था। ये किसी मम्मी की तरह होता है। इस फिगर को देख के होंगी एक सॉफ्ट आवाज में कहती है गुलैंग मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। ये दुनिया जिसमें तुम मौजूद न हो वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। जब तुम जागोगे तो हम इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। ये कहते कहते हम इस बंदी की आंखों से कई आंसुओं को बहते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट हुआ था। वो यूकुआन एक और फिगर से मिलता है। ऑफ कोर्स ये भी एक घोस्टली
असली क्रिएचर था। वो घोस्ट सोल्जर बोलता है, लॉर्ड यू, कुछ समय पहले कुछ लोगों ने हमारी तहकीकात करने की कोशिश करी। अच्छी बात है कि वो हमें डिस्कवर नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है काफी जल्दी हमें कोई न कोई नोटिस कर लेगा। क्या हमें अपनी लोकेशन को बदल लेना चाहिए? इस पे यूकॉन कहते हैं, तुमने अच्छा किया, ठीक है, मूव होने के लिए तैयार हो जाओ और जिस चीज को अपने साथ ले जाया ना जा सके उसे डिस्ट्रॉय कर दो। हमें कल तक उस जगह को बदलना होगा। ये कहने के बाद यूकॉन उस पॉइंट की तरफ चला गया था जहाँ पे उस गोस्ट एम्पर को सील किया गया है। कोल्ड पॉइंट के पास एक शैडो काम कर रही थी। यूकॉन पूछता है कैसा चल रहा है। वो शैडोई फिगर बोलता है, हमारा काम लगभग खत्म ही हो चुका है। हमारे लॉर्ड ने उन इंसानों के ब्लड को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और अब उनकी पावर 90% रिकवर हो चुकी है। इस सील को तोड़ा जा सकता है। ये सुन के यूकॉन के चेहरे पे ग्रीडी स्माइल आ गई थी। वो कहता है हम थोड़ा इंतजार करेंगे। उसकी आंखें देखती हैं ऊपर की तरफ। वो कहता है मैं साल के सिलेक्शन प्रोसेस को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अब क्या इन गोस्ट क्रीचर्स का प्लान सच में सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर बीच में कोई वादा आने वाली है? नेक्स्ट एपिसोड में शुरुआत होने वाली सिलेक्शन प्रोसेस की, जहाँ पे जियान की तरह कई 5th लेवल के टेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उस क्राइटेरिया में कौन कौन आता है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे वो रूल्स जिसके हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस वर्क करेगा। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स आपके पास तुरंत ही पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे वेट नहीं किया जाता है तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हो। ऐसा होने पे हम जैसे शाम को वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं वो सारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और आप वीडियोस को रिलीज होने से पहले ही देख पाते हो। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे, लेकिन जाने से पहले कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो उन्हें भी शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।